नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। आपसे कुछ ही देर में जीडीपी के नंबर आएंगे और इस पर सबसे बड़ी कवरेज आप सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर देख पाएंगे। बिल्कुल, जीडीपी के नंबर्स हैं क्वार्टर 4 के, इनफैक्ट पूरे फिस्कल के FY17 के जीडीपी आंकड़े जारी होंगे। और इस बार इंटरेस्टिंग ये है कि आईपी और WPI का बेस चेंज हुआ है, उसका असर आएगा आंकड़ों पर। तो आप कंपेयर करने जाएंगे तो थोड़ा डिफरेंस जरूर दिखाई देगा आपको, क्योंकि ये बेस अब 2011-12 हो गया। आईपी और WPI जाएंगे तो थोड़ा डिफरेंस जरूर दिखाई देगा आपको, क्योंकि ये बेस अब 2011-12 हो गया आईपी और WPI के आंकड़ों पर, जो इस बार नंबर्स पर रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अनुमान में फिर भी आपको बता दूं, जो आंकड़ा है क्वार्टर 4 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7% की ग्रोथ के मुकाबले 7.1% की ग्रोथ क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे क्वार्टर 4 जीडीपी आंकड़ों पर देखने को मिल सकती है। और सालाना आधार पर यानी कि FY17 का जो जीडीपी आंकड़ा है वो यहां पर 7.3% रह सकता है। मुख्य बातें होंगी, जैसे हमने बताया कि जीडीपी आंकड़ों पे और जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा वो रहेगा आईपी और WPI का जो बेस ईयर में बदलाव हुआ है उसका। दूसरा, डीमोनेटाइजेशन से कितनी अर्थव्यवस्था उभर पाई है वो इन आंकड़ों पे स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। तो ये बड़े पैरामीटर्स हैं जिसको हम क्लोजली ट्रैक करेंगे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और गवर्नमेंट पॉलिसीज, जिस तरीके के रिफॉर्म्स हुए हैं, खासतौर से FDI में जो सुधार हुआ है उसका असर कितना आया है जीडीपी आंकड़ों पर। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इन आंकड़ों पे स्पष्ट हो जाएंगे और थोड़ी देर में CSO आंकड़ा जारी कर देगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि मार्च के महीने में फैक्ट्री और सर्विसेज की ग्रोथ 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंची है। इसका भी आपको बड़ा इम्पैक्ट जीडीपी के आंकड़ों पर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्रीकल्चर जीडीपी को लेकर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। इस साल भी रिकॉर्ड अनाज उत्पादन का अनुमान है और अब अगले साल के लिए जो तैयारी दिख रही है, क्योंकि मानसून समय से 2 दिन पहले केरल पहुंच चुका है और अब तक जो मानसून को लेकर खबरें आई हैं उसके मुताबिक मानसून बेहतर रहने वाला है। यानी अगले साल भी एग्रीकल्चर के मोर्चे पर अच्छी खबर है। इसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल जीडीपी नंबर्स पर आपको देखने को मिलेगा। और जो बात यहाँ पर रजत ने बताई कि चूंकि आईपी का बेस ईयर चेंज हुआ है तो इसका भी फायदा आपको जीडीपी नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। इस पर बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे आपको बताने के लिए कि जीडीपी आंकड़ों के बाद आखिर पूरी इकोनॉमी की तस्वीर क्या होने वाली है और इसका ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हमारे साथ वृंदा जागीरदार जुड़ी हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट। हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर हैं, HR जॉइंडर कैपिटल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल वृंदा मैम आपसे ये होगा कि जीडीपी नंबर को लेकर के लगातार अच्छी खबरें आई हैं और जिस बात की आशंका थी कि डिमोनेटाइजेशन से कुछ बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ऐसा हुआ नहीं और बहुत जल्द उससे कहीं ना कहीं एक रिकवरी देखने को मिली है। आपको लगता है कि नंबर अच्छे रहेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा डिमोनेटाइजेशन को जो एक मिनट में आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा मैं एकदम से आपको रोक रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि बात ही क्रूशियल है। FY17 की तो जीडीपी ग्रोथ है वो उसका आंकड़ा आ गया है 7.1%। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 7.1 से 7.3% के ब्रैकेट में जीडीपी ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। एक्जैक्टली जो आंकड़ा है वो है 7.1% जो FY17 में इंडिया जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए GVA फिगर्स, क्योंकि यहाँ पर टैक्स डिडक्ट होता है उसमें से, तो वो थोड़े कम दिखाई देंगे, लेकिन जीडीपी आंकड़ा FY17 का 7.1% है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से भारतीय इकोनॉमी ग्रो करती हुई नजर आई FY17 में, चीन को पिछाड़ा। हाँ। और इस समय 7.1% की जीडीपी ग्रोथ FY17 में भारत ने हासिल की। भारत की इकोनॉमी की रफ्तार बरकरार है और 60% से ज्यादा की ग्रोथ FY17 में भी भारत ने हासिल की है। आपको बता दें कि 2015-16 में 7.9% की ग्रोथ थी, लेकिन 7% के ऊपर अभी भी ग्रोथ बरकरार है। और अच्छी बात यह है कि आने वाले समय में और भी काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि GST 1 जुलाई से लागू होना है और तमाम बड़े इकोनॉमिस्ट इस बात को लेकर सहमत हैं कि GST लागू होने के बाद जीडीपी में 1 से 1.5% का इजाफा होगा। यानी हम 8% से भी ज़्यादा की ग्रोथ की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो जीडीपी के मोर्चे पर अच्छी खबर है, 7.1% का ग्रोथ रेट यहाँ पर निकल कर आया है। वृंदा जी, आपका पहला कमेंट क्या होगा? बहुत ही अच्छी बात है। ये नॉट ओनली इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, पर देखिए आप Q1, Q2, Q3, Q4 का जब ट्रेंड देखेंगे ये अपवर्ड ही है, ये कंसिस्टेंटली अपवर्ड है।
तो इस कंसिस्टेंसी से भी बहुत ही हमें एनकरेजमेंट मिलता है। और एडीबी ने भी कहा है कि इंडिया की ग्रोथ 7.1% होगी, तो इसलिए उनका अनुमान भी ठीक ही है। नहीं, पर वृंदा एक मैं आंकड़ा आपको चौंकाने वाला भी आपको बता दूं जो बहुत ज्यादा चौंका रहा है मेरे को। मैं थोड़ा सा और स्पष्टीकरण कर दूं, यहाँ पर 7.1% FY17 में दिखाई देगा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ बेस ईयर चेंज हुआ है आईपी और डब्ल्यूपीआई आंकड़ों का। अब थोड़े और बारीकी से आंकड़े देखिए आप। जनवरी मार्च की जो जीडीपी ग्रोथ है वो है 6.1%। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7.1% के आसपास का आंकड़ा Q4 में आएगा, लेकिन 6.1% का जीडीपी ग्रोथ जनवरी मार्च में रजिस्टर हुआ है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। जनवरी मार्च की जो जीवीए ग्रोथ है, यानी कि जो टैक्स डिडक्ट होते हैं जहां पर, उसमें 5.6% की जीवीए ग्रोथ भारत ने हासिल की है। वृंदा अब बताएं, जनवरी मार्च का जो जीडीपी आंकड़ा है यानी कि Q4 का जीडीपी आंकड़ा 6.1% है YoY बेसिस पे, क्या यह आंकड़ा आपकी उम्मीद के मुताबिक है? थोड़ा तो एक्सपेक्टेशन था कि डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग दिखता ही है, क्योंकि देखिए जो नया सीरीज है, नए सीरीज में से अबाउट 109 आइटम्स, न्यू आइटम्स हैव बीन इंक्लूडेड, और पुरानी सीरीज में अबाउट 54 आइटम्स थे, तो इसलिए इसमें इसका जो बेस है वो एक्सपैंड हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन 6.1 भी बहुत डिसअपॉइंटिंग कह नहीं सकते, लेकिन हाँ इससे ज्यादा हो सकता था। हाँ वृंदा जी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो बात अभी हमने की भी है कि डीमोनेटाइजेशन जैसे बड़े फैसले के बाद भी 7% के ऊपर ग्रोथ का बरकरार रहना, क्या इस बात के संकेत हैं कि जो बात हम लगातार करते हैं और जो बात लगातार सरकार की तरफ से भी की जाती है कि क्या हम 10% का पोटेंशियल रख रहे हैं? क्योंकि अगर लगातार मानसून 2-3 साल और अच्छा आ जाए, एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ जाए, इतने बड़े फैसले लिए गए, उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ, जीएसटी रोल आउट होना है 1 जुलाई से, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि पोटेंशियल ज्यादा है यहां पर? बिल्कुल पोटेंशियल जरूर ज्यादा है। आपने जो कुछ पॉइंट्स मेंशन किया है मैं बिल्कुल सहमत हूं। उसे एक और भी मैं ऐड करूं कि तो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं, हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में और मैन्युफैक्चरिंग में जो बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनका इम्पैक्ट भी अभी आने वाले दिनों में हमें दिखेगा। इसलिए इस सब को अगर हम देखें, गुड मॉनसून्स, गुड पॉलिसीज जो हमारे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हैं, और इतने सारे लॉज जिनका कोई रेलेवेंस नहीं था, उन सबको निकाला गया है, और जो ईज बना दिया गया है बिजनेस करने में, इस सब को लेकर, और जो इन्वेस्टमेंट, देखिए ये जो मेन थिंग है कि अभी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से बढ़ रहा है, आगे चल के प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी इसका साथ देगी, तो दोनों को मिला के, और फिर कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो इन सबको मिला के जो होगा उससे जो 10% ग्रोथ की जो मोमेंटम है वो वहां से बनेगी। अभी तो सिर्फ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से चल रहा है, लेकिन फिर भी देखिए गवर्नमेंट सेक्टर ओनली अबाउट 15% ऑफ जीडीपी, येट गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है कि उसका अबाउट 1/3 ग्रोथ तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर से ही आ रहा है, 1/3 से ज्यादा, वो 35-40% गवर्नमेंट सेक्टर से आ रहा है। तो इसके बाद जब प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी पिकअप होगा तो सब मिलके आगे 10% ग्रोथ तो हम आराम से देख ही सकते हैं। ठीक है, अविनाश गोरक्षकर, आपका कमेंट क्या होगा? जिस तरह के नंबर यहाँ पर आए हैं, काफी बेहतर नंबर इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि 7% के ऊपर ग्रोथ का बना रहना ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि तमाम खबरों के बाद भी, डीमोनेटाइजेशन के बाद भी कोई बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया है। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, इनफैक्ट अगर हम एनुअल नंबर देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि 7.1% ये मार्केट्स को उम्मीद के एक्सपेक्टेशन से ही आया है। हालांकि 4th क्वार्टर में थोड़ा सा ग्रोथ कम हो चुका है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मैक्रो नंबर्स पे आने वाला था और ये एक्सपेक्टेड थी। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला साल जो FY18 रहेगा, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा अच्छी तरह से ग्रो करेगा, और मानसून अगर इस साल भी अगर अच्छा होता है तो एग्रीकल्चर विल बी अ बिग कंट्रीब्यूटर। तो ओवरऑल आई थिंक नंबर्स मेरे ख्याल से मार्केट्स को डेफिनेटली प्लीज करने वाले हैं, और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली मार्केट्स इसको पॉजिटिवली लेगा। इनफैक्ट अब कुछ और आंकड़े आगे वो भी आपके सामने रख दूं। एक तो फार्म सेक्टर ग्रोथ यानी कि एग्री सेक्टर, जहां पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, उसमें 1.5% के मुकाबले 5.2% Q4 में देखने को मिला, और उम्मीद ये है कि जिस तरीके से मानसून अब
पैन इंडिया प्रेजेंस बढ़ाता हुआ नजर आएगा, तो फार्म सेक्टर ग्रोथ और बढ़ेगी। 5.2% Q4 में दर्ज हुआ है ये आंकड़ा। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा स्लो डाउन है, 5.3% वर्सेस 12.7%। मैन्युफैक्चरिंग में आंकड़ा जो ग्रोथ का है वो है 5.3%, जो वैन वे कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा कम दिखाई देगा। कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में धीरापन है, -3.7% की ग्रोथ जो है, यानी कि डी ग्रोथ कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में Q4 में आई है। इस पर वृंदा खासतौर पे फोकस करना होगा। फार्म सेक्टर, एग्री सेक्टर में आंकड़ा है 5.2% की ग्रोथ। ये अभी और माने क्या, जो नेक्स्ट सेट ऑफ फिगर्स आएंगी जीडीपी की, उसमें फार्म सेक्टर और स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट करेगा, जिस तरीके से मॉनसून समय से पहले भारत पहुंचा है। मॉनसून भी और सारे पल्सेस और सीरियल्स का जो प्रोडक्शन अब तक हुआ है वो बहुत इट हैज बीन मच हायर देन प्रीवियस। तो इसलिए जो प्रोडक्शन एक तरफ से बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमें एक प्रोक्योरमेंट का भी जो सिस्टम है उसको भी स्ट्रीमलाइन करना होगा, ताकि जो फार्मर है उसको ये इसका बेनिफिट मिले और आगे चल के फार्म प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो उस पर ज्यादा विचार करना है। क्योंकि अब तक रिफॉर्म का जो फोकस रहा है वो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर पे जो रिफॉर्म्स का फोकस होना चाहिए था उतना नहीं रहा। चाइना ने जब अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू किया तो उन्होंने एग्रीकल्चर से शुरू किया, तो इसलिए उनको तो वो बेनिफिट मिल गया और हमने 10 साल एग्रीकल्चर की तरफ कोई अटेंशन ही नहीं दिया। इसलिए अभी गुड मॉनसून के साथ साथ अगर हम अपने प्रोसेसेस को भी इंप्रूव करें, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ावा दें, तो फिर इसकी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की जो फाउंडेशन है एग्रीकल्चर में वो बन जाएगी। और उससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर और जीडीपी ग्रोथ को जो सस्टेन्ड इम्पैक्ट, सस्टेन्ड इम्पेटस मिलेगा। जी अविनाश जी, क्या आपको मार्केट के ऊपर आप किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्योंकि लगातार मार्केट ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है, लगातार बाजार के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, मानसून समय से पहले पहुंच चुका है। क्या आपको लगता है कि एड ऑन होगा, ये आंकड़ा और ज्यादा मार्केट को बूस्ट करेगा, सेंटीमेंट को मजबूती देगा? नहीं, मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर का जो डेटा आया है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है और इसका इम्पैक्ट आपको एग्री और रूरल रिलेटेड स्टॉक्स पे देखने को मिलेगा। हमने ऑलरेडी देखा है कि मानसून का ऑनसेट आने के बाद जो एग्री का रिलेटेड स्टॉक्स है, जैसे फर्टिलाइजर्स है, एग्रोकेमिकल्स है, ट्रैक्टर कंपनीज है, तो यहाँ पे पॉजिटिवली प्ले आउट हो चुका है। हमको लग रहा है कि ये डेटा इन सेक्टर्स के लिए और इन कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। रही बात मैन्युफैक्चरिंग की, तो यहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी है और यहाँ पे शायद 1-2 क्वार्टर्स के बाद ही मेरे ख्याल से कोई रिवाइवल देखने को मिले। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से एग्री थीम्स और रूरल थीम्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट मार्केट्स को इमीडिएट मीडियम टर्म में देखने को मिलेगा। चलिए, जो मैं बात कर रहा था कि जो सीरीज बदली है आईआईपी का, इससे अब पूरे ही जो पिछला जीडीपी डेटा है FY13 से लेकर अब तक का, उसमें रिवीजन होती हुई नजर आएंगे और वो रिवीजन हो गई है। FY13 में कोई रिवीजन नहीं है, 5.5% की जीडीपी ग्रोथ थी। FY14 में 6.5% पहले थी, अब वो आंकड़ा हो गया 6.4%। FY15 में 7.5% की ग्रोथ है, जिसको चेंज कर दिया गया है, 7.2% पहले बताया गया था। FY16 इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसी बेस से कंपेयर कर रहे हैं, 8% की जीडीपी ग्रोथ, यानी कि जो अब आंकड़ा आया है वो 8% से घटकर 7.1% का आंकड़ा जो है वो FY17 में आया है। वृंदा, यही जानना चाहेंगे आपसे, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी कि WPI और आईआईपी के जो बेस चेंज हुआ है उसका असर जीडीपी आंकड़ों पे आएगा और वो बिल्कुल वैसे ही होता हुआ नजर आया। थोड़ी देर पहले मैं ये पढ़ रहा था कि पहले तो कंपनी फैक्ट्रीज एक्ट में जो कंपनियां थी सिर्फ उनको ही लिया जा रहा था आईआईपी और डब्ल्यूपीआई की कैलकुलेशन में, लेकिन अब एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई गई है। इनफैक्ट जो लिस्टेड कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पे, उनका भी डेटा लिया जा रहा है। कोई 5 लाख फर्म्स ऐसी हैं जिनसे कॉम्प्रिहेंसिव डेटा निकाला जा रहा है। इसका क्या बहुत अब ये माने कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट लेने से कुछ एक्यूरेट फिगर्स आती हुई नजर आएंगी जीडीपी, डब्ल्यूपीआई और साथ साथ आईआईपी आंकड़ों में? बिल्कुल, आपने ठीक ही कहा। अभी जो मिनिस्ट्री रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है उनके साथ जो रजिस्टर होते हैं कंपनीज, तो मोर देन 5 लाख कंपनीज, तो उनका डेटा लिया जा रहा है आईआईपी में। फिर बेस भी एक्सपैंड हुआ है। फिर ऐसे आइटम जो अभी मैन्युफैक्चर नहीं होते उनको निकाल दिया गया है, अलार्म क्लॉक्स वगैरह, और जो न्यू आइटम्स है, कंप्यूटर, सेट टॉप बॉक्स, अभी ऐसे जो आइटम्स जो अभी मैन्युफैक्चर हो रही हैं उन आइटम्स को इंक्लूड किया है। यानी द लिस्ट हैज बिकम मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड मच मोर रेलिवेंट। तो ऐसे इस तरह से जो रियल ग्रोथ है ऑन द ग्राउंड उसका रिफ्लेक्शन हमको डेटा में दिख रहा है। तो कलेक्शन ज्यादा कंपनी से, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ज्यादा प्रोड्यूसर से हो रहा है, ज्यादा आइटम्स इंक्लूड हो रहे हैं। हाँ, हमारे साथ डिलॉइट के ऋषि शाह भी हैं फोन लाइन पर। मिस्टर शाह, आपका पहला कमेंट क्या होगा? 7.1% की ग्रोथ को आप किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए एक अच्छा नंबर है गिवन एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट ईयर. 7.1 इज अ वेरी हेल्दी ग्रोथ नंबर और इससे आने वाले क्वार्टर्स में बेटर ही होना चाहिए. ये नंबर अगले साल भी ऊपर ही जाना चाहिए. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड नंबर. ओके मिस्टर शाह, अपसाइड पोटेंशियल आप जीडीपी नंबर्स में कितना देख रहे हैं? क्योंकि 2-3 ऐसे ट्रिगर हैं जिससे बड़ा बूस्ट मिलने वाला है जीडीपी को. चाहे हम जीएसटी की बात करें, 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है. इसके अलावा मानसून एक बड़ा फैक्टर है और मानसून की जो दस्तक है वो समय से पहले है, आगे भी बेहतर रहने की उम्मीद है. इन दोनों फैक्टर का कितने एड ऑन मान रहे हैं आप जीडीपी में? देखिए मॉनसून एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है इमीडिएट उसके लिए, क्योंकि उससे एक सेंटिमेंट पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है. खासकर लास्ट ईयर भी मॉनसून अच्छा था, लेकिन आपको जो डिमोनेटाइजेशन का जो उन्होंने जैसे जो डिसीजन लिया था उससे थोड़ा कंज्यूमर डिमांड पे असर पड़ा था. इस बार अगर मॉनसून फिर से अच्छा रहता है तो मुझे लगता है रूरल डिमांड पिकअप करेगी. जहां तक जीएसटी का बात है, जीएसटी का इफेक्ट अभी नहीं, लेकिन अगले 2-3 साल में आपको क्लियरली पता चलेगा. इनफैक्ट शुरू में जो है जीएसटी में थोड़ा कंफ्यूजन का एलिमेंट रहता है, तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है एटलीस्ट फर्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में. तो मैं मॉनसून को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा अभी, और मुझे लगता है कि मॉनसून इस बार अगर अच्छा होगा तो रूरल डिमांड को एक बूस्ट मिलेगा और उसकी वजह से हमारा जीडीपी ग्रोथ फास्टर रहेगा. चलिए मोटी मोटी बात ये समझें कि जो डिमोनेटाइजेशन है उसका इम्पैक्ट क्वार्टर 4 के आंकड़ों पे आता हुआ नजर आया, इसलिए थोड़ा धीमापन क्वार्टर 4 में देखने को मिल रहा है. लेकिन पूरे फिस्कल के अगर आंकड़े देखेंगे तो वो अगर क्वार्टर 4 को आप रिमूव कर दीजिए तब तक यहाँ पर आंकड़े काफ़ी बेहतर थे. और अब जिस तरीके से मानसून, जीएसटी, ये कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो हो सकता है यहाँ से रिवाइवल और देखने को मिले. इनफैक्ट मूडीज, वर्ल्ड बैंक, ये सभी बता रहे हैं कि अगले 2 से 3 साल में जीडीपी ग्रोथ इंडिया की बहुत तेज़ रफ्तार से ग्रो होगी. तो कोई चिंता की बात ऐसी है नहीं. लेकिन अविनाश जी, ये बैंकिंग सेक्टर पर क्या किया जाए? देखिए अगर बैकबोन है इकोनॉमी की अगर थोड़ी कमज़ोर होगी, खासतौर से जिस तरीके से यहाँ पर एनपी इश्यूज निकल के आ रहे हैं सरकारी बैंकों पे, इनसे निपटने की सरकार की तैयारी तो है लेकिन उसको टाइम लगेगा. ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे, बैंकिंग में क्या कुछ मेजर रिवाइवल्स के या फिर कुछ सुधार की उम्मीद शॉर्ट टर्म में अगर नहीं है तो फिर उसका असर तो जीडीपी आंकड़ों पे देखने को मिलेगा नेक्स्ट बार भी? नहीं, मेरे ख्याल से रजत शॉर्ट टर्म The provisional estimate for 2016-17 gives a growth rate of GDP at current prices of 11% and of GVA at 9.7%. In constant prices, these estimates are 7.1 and 6.6% respectively. If you recall our earlier advance estimate which we had given in the month of February along with the third quarter estimate, the constant price estimates were more or less the same. I will have some observations about this after I just give you the salient features of this estimate. So, the quarterly estimates of GDP at current prices show that the fourth quarter growth is at 12.5%, and this is much higher than the growth which was seen in the third quarter of 10.4%. Similarly, 11.3% in GVA, which is again higher than the third quarter growth in current prices of 9.4%. However, in constant prices, the growth rate in GDP is 6.1% and in GVA is 5.6%. Now, I think it's important for me to highlight certain characteristics of this release and the manner in which this has been compiled, because some of you prior to this release had been asking me these questions. So let me make those observations first, and I can give you more material as you in response to your questions. First of all, I think it's important to note that while we have incorporated IIP and WPI, their effect on the GDP is mediated through the manner in which these two indices are used in GDP compilation. IIP is used in GDP compilation in principally two major ways. Insofar as the annual estimates are concerned, IIP provides, first of all, a direct estimate of growth in the non-corporate side of manufacturing. In addition, it provides the indicators for some of the key inputs which are used as measurement of value added in certain segments of GDP calculation, for example, in construction. Further, IIP data, because it is available monthly, is used to quarterize annual estimates of GDP where quarterly figures are not available, and IIP growth rates are used as inter alia as indicators in certain segments, certainly in manufacturing and construction.
and of course mining. Now, IIP estimates are wherever relevant replaced by more complete estimates for the segment from Annual Survey of Industries when that estimate becomes available. So the impact of IIP is only to the extent of non-corporate and for the years in which ASI is not available. Insofar as WPI is concerned, WPI is used in different compilation categories of GDP according to the segment in which the relevant WPI is related. So the manner in which WPI gets incorporated into GDP compilation is not the same weighting structure which is there in the WPI indices released publicly, but rather from a suitable aggregation from the appropriate compilation categories used as per the GDP compilation rule. The details are there in our document which we had released at the time of the new series, and you can see how the impact comes in. I think this salient characteristic of how WPI and IIP enter the GDP compilation must be kept in mind when you try to understand what the impact has been. The second point I would like to make is with regard to assessing the quarterly growth rate in any quarter, and particularly of the fourth quarter in recent time. I think it's important to keep in mind that, for example, the fourth quarter estimates in the current quarter are partly influenced by, in constant prices, by the growth of WPI which has been seen. And if you look at the WPI series which was released recently, the fourth quarter has seen a fairly sharp increase in WPI. This is in large measure due to the fact that commodity prices, which had been soft for most of 14-15 and 15-16, have now started hardening both domestically and internationally. This hardening of commodity prices have naturally shown up in WPI and therefore influence the GDP estimates at constant prices. Similarly, because of the relatively soft WPI numbers in the previous year, the fourth quarter estimates of GDP last year were much higher. If we keep these factors in mind, it provides a basis for keeping a sense of perspective on what the fourth quarter GDP numbers are revealing. I will stop here, but I'll be happy to give you more details in response to your question. Thank you. Thank you. Yeah. Let's start with you only. Yeah, 9, please. हेलो सर, शुभम बत्रा फ्रॉम कोजिन। चलिए, तो साफ तौर पे आईपी और डब्ल्यूपीआई का जो बेस शिफ्ट हुआ उसका एक असर जो है वो जीडीपी आंकड़ों पर रिफ्लेक्ट हुआ। सबसे ज्यादा इनफैक्ट कह सकते हैं म्यूटेड ग्रोथ परफॉर्मेंस देखने को मिली क्वार्टर 4 में, उसमें डीमोनेटाइजेशन का असर भी है। वैन वेब अगर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो आंकड़े बहुत फीके लगते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर भी 7.1% की पूरी फिस्कल में ग्रोथ का ये मतलब है कि भारतीय इकॉनमी तेज गति से बढ़ी है और दुनिया की सबसे तेज इकॉनमी साबित हुई है। लेकिन वृंदा, एक सवाल आपसे ये भी होगा कि FY17 में अगर पूरी पिक्चर देखें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ 5.6% है वर्सेस 8.8% और सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7.7% है वर्सेस 9.7%। दोनों ही पैरामीटर्स पे आंकड़े थोड़े फीके नजर आ रहे हैं इस पूरे फिस्कल में। क्या कुछ कंसर्न्स हैं सर्विस सेक्टर को लेकर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर? हाँ, ये तो कंसर्न बना ही हुआ है, क्योंकि देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं बन रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो अभी जो सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से आ रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में देखिए ऑलरेडी एक्सेस कैपेसिटी बना हुआ है और प्राइवेट सेक्टर इज ऑलरेडी हाईली ओवर लिवरेज। उन्होंने बहुत लोन्स ले रखे हैं डोमेस्टिकली और फ्रॉम अब्रॉड, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर अभी उस स्थिति में नहीं और डिमांड में इतनी पिकअप दिख नहीं रही है। सो जब तक डिमांड पिकअप नहीं करेगा, नए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए भी जो प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं वो भी थोड़ा सोचेंगे। इसलिए अभी आगे और जहाँ अभी मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग, इन दो सेक्टर्स में जब तक हम शार्प इंक्रीज नहीं देखेंगे, क्योंकि दीज आर वेरी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स, सो अगर हमको जॉब ग्रोथ चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग, इन दोनों सेक्टर्स में हमको वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने की जरूरत है। एक तो प्रश्न ये भी बैठ जाता है कि आरबीआई के पास कितना विकल्प है ब्याज दरें कम करने का, या फिर न्यूट्रल पॉलिसी ही अपनानी होगी अब, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी बेहद नजदीक आ गई है। इसलिए मेरा सवाल बहुत क्रूशल हो जाएगा। फेड ब्याज दरें बढ़ाने जा रहा है कि आरबीआई के स्कोप है कि वो ब्याज दरें यहां से और कम करें इंडस्ट्री की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए?
देखिए आरबीआई तो मेनली इन्फ्लेशन को देख रहा है। इन्फ्लेशन को देख के लगता तो है कि थोड़ा स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन इन्फ्लेशन के जो वरीज हैं वो अभी तक बने हुए हैं। इसलिए और आरबीआई ने क्लियरली बोल दिया कि हमने अपना स्टैंड रिवर्स कर दिया, यहाँ से हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो इसीलिए अभी ऊपर जाने के तो इतने प्रेशर नहीं दिख रहा है। तो रेट्स में इंक्रीज नहीं होंगे, लेकिन डिक्रीज इतनी जल्दी आरबीआई करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है आरबीआई भी थोड़ा और वेट करेगा कि देखिए कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस अभी बढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी हमने सुना। ठीक है, हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वृंदा जी आपका, अविनाश गोरक्षकर आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि नंबर कैसे हैं और आगे और कितनी बढ़ोतरी की, कितनी तेजी की उम्मीद जीडीपी नंबर्स में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी।